मोतिहारी शहर में या फिर पूर्वी चंपारण ज़िले में कोविड से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से निपटा जा रहा है, इस वक्त ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक हमारे साथ हैं। तो हम सीधे उनसे जानते हैं कि सर, बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। थैंक यू, धन्यवाद। कोरोना जैसी भीषण आपदा से निपटने के लिए आपके प्रयास को बहुत सराहा जा रहा है। निस्संदेह आपने इस पीरियड में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और हर मुमकिन एक जो ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो, इसके लिए आपने कोशिश की है। अभी क्या सिचुएशंस हैं और किस तरह से ज़िला प्रशासन इस भीषण महामारी से निपट रहा है? अराउंड 3000 हमारे एक्टिव केसेस पूर्वी चंपारण ज़िले में अभी है। टेस्टिंग अराउंड हम 5000 करते हैं डेली, और वैक्सीनेशन भी एज़ पर द सप्लाई। अभी 4 दिन पहले हमको सप्लाई मिला था 23,000, उसमें से 22,000 हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया है। तो ये हो रहा है, लेकिन जो तैयारी की जहाँ तक सवाल है, एक तो है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग एंड देन जो है हमारा जो वैक्सीनेशन जो है, जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्डअप, सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी लाना है, ये है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, हमारे पास सरकारी तंत्र पे हमारे 6 DCHCs मौजूद है। सदर अनुमंडल में है, पकड़ी दयाल, चकिया, ढाका, रक्सौल, इसके बाद अरेराज और चकिया में भी है। और 4 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि 5 है। एक डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, SRP रक्सौल है, शरण हॉस्पिटल है, रहमानिया हॉस्पिटल है, और मनी हॉस्पिटल भी अभी जो है उनको भी हमने DCHC का दर्जा दिया है। वहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं तो हमारे ज़िले में हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव का पीक पीरियड पे हम है और ये कुछ दिनों तक रहेगा, तो सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पे भी जो है केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ट्रैकिंग और टेस्टिंग भी हमने ग्रामीण स्तर पे अभी शिफ्ट किया है। और वैक्सीनेशन भी जैसे ही हमारा, क्योंकि जो लोग मोबाइल फ्रेंडली है दे कैन ईजिली रजिस्टर्ड ऑन कोविन पोर्टल, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमको स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव करना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा। जैसे कि रोड पे कुछ असहाय लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं रहता है, रिक्शा पुलर्स है, ठेला वेंडर्स है, तो उन लोगों को भी हमको लेना पड़ेगा। कुछ जीविका की दीदियाँ है जो गरीब गांव में टोले में रहती है, उनको भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। एक तो हाउ टू अवॉइड द कोविड, एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके लिए पंचायत स्तर पे जो है हमारा 15 फाइनेंस कमीशन की जो राशि है, तो उसके तहत भी जो है अनटाइड फंड से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली वीडियो के माध्यम से जो है पंचायत सचिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये लोग जो है जीविका से बनाए हुए मास्क जो है बांट रहे हैं। अराउंड 15 लाख के मास्क जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है सप्लाई किए हैं, और ऑलमोस्ट जो उसके डबल अभी भी करना बाकी है। पूरे राज्य की बात करें तो हम द्वितीय रैंक में है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रीटमेंट में भी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए अलग से कंट्रोल रूम है, ADM आपदा उसको हैंडल करते हैं, डेली वो वहाँ जाते भी है। प्लांट हरसिद्धि में हमारा अवस्थित है, और इसके थ्रू हमारा नॉट ओनली मोतिहारी को हम सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि बेतिया ज़िले का पूरा मेडिकल कॉलेज का सप्लाई भी जो है यही से, हरसिद्धि से किया जा रहा है। और उसके लिए डेडिकेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टीम HPCL के द्वारा हमने हायर किया गया है। बीच में आपको पता होगा कि एक बार प्लांट ख़राब भी हो गया था, लेकिन उसको 10 आवर्स में उसको रिस्टोर किया गया है। ट्रैकिंग सिस्टम भी हमने ऑक्सीजन का रखा है, जैसे कि 1-2 बार शिकायतें मिली थी, शरण हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया सिलेंडर्स, SRP में ख़त्म हो गया, नोटिस उन्होंने में भी दिया गया था, बट ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे ऑन द वे थे, और हॉस्पिटल में भी सिलेंडर्स मौजूद थे। तो ये स्मूथ कर रहे हैं हम ऑक्सीजन सप्लाई। सिलेंडर्स के अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो है हम रख रहे हैं। मान लीजिए सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ उसमें से जो ख़राब है उसको रिपेयर का ऑर्डर हमने दे दिया है, और वर्किंग कंडीशन में हम अराउंड 60+ हमारे पास अभी है। शिकायतें आ रही है ऑक्सी फ्लो मीटर वगैरह नहीं है। निश्चित सप्लाई जो है बहुत इरेटिक हो गया है, मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अटेंडेंट ट्राई कर रहे हैं, या जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है कभी ना कभी गलती से वो टूट रहे हैं, ये भी बात है। तो हम मंगा रहे हैं दिल्ली से वगैरह, जैसे ही वो आ जाएंगे हमको लग रहा है कि 7 डेज़ के अंदर स्थिति बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। एक चीज़ होता है कि दवाई या रेमडेसिविर वगैरह, तो इसमें रेमडेसिविर का स्टॉक जो है हमारे पास पर्याप्त है। जैसे ही ख़त्म होने को आता है हम प्लेस कर देते हैं ऑर्डर स्टेट हेल्थ सोसाइटी को,
स्टोर रूम से हम इशू करवाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर है, सिविल सर्जन ओवरऑल उसको देखते हैं। और रिक्रूटमेंट भी हम कर रहे हैं। मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोड हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने देखा कि कल डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए भी बहुत भीड़ हो गई थी, अनएक्सपेक्टेड भीड़ था। हमको ये लगा 2500 प्लस फॉर्म्स हमारे पास कलेक्ट हो गया है। उसके अलावा भी ANM के लिए भी हम करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट, और साथ साथ जो है डॉक्टर्स भी और लेंगे। 19 ऑलरेडी ले लिए हैं, फिर जो वेटिंग पे थे उनको भी हमने जो है 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे रखने का निर्णय ले लिया गया है। तो HR मैनेजमेंट इज़ आल्सो आवर प्राइम फोकस। और अभी न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं पोस्ट कोविड, म्यूकोरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, इसके लिए कैसे हमको तैयारी करनी है। क्योंकि पेशेंट अगर बहुत बार वेंटिलेटर पे रहता है, ह्यूमिडिफायर के थ्रू आता है ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए कि म्यूकस डेवलप होता है, फंगस डेवलप होता है, तो उसके लिए भी जो दवाइयाँ है, काला आजार की दवाई स्पेशली इसको यूज़ की जाती है, तो उसका भी पर्याप्त स्टॉक रहना चाहिए। इसके लिए भी हम इंडेंटिंग कर रहे हैं ताकि वो दवाई की किल्लत नहीं आए, जैसे अन्य राज्यों में अभी कोई किल्लत देखने को मिल रही है। तो हम उसके लिए भी तैयारी सोच रहे हैं। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए अभी ट्रायल पटना का न्यूज़ आपने सुना ही होगा, तो वो भी एक दिमाग में है कि थर्ड वेव आने से पहले जो है सोसाइटी का हर अंग जो है उसको हम इम्यून करें, इसको हर अंग को तैयार करें। तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है काफ़ी प्रयास के बाद पकड़ी दयाल में जो है सैंक्शन हो गया है, और एक वहाँ पे अपना PSA प्लांट रहेगा उनका। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर से भी तालमेल करके यहाँ पे 1-2 प्लांट लगाने की कोशिश की जाएगी, ताकि भविष्य में ये दिक्कत नहीं आए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेंगे हम, ताकि जो पोर्टेबिलिटी का इशू है, क्योंकि रोटेशन कम सिलेंडर्स होने के चलते हम बेड्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड बेड्स, एक होता है बेड्स जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास अराउंड 700 प्लस है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हम ऑक्सीजन रोटेशन, मतलब एक पेशेंट को मान के चलिए कि 4 सिलेंडर लगेंगे कम से कम, तो उस हिसाब से जो उसकी संख्या कम हो जाती है। तो सिलेंडर जैसे हमारे पास रहेंगे या हमारा सेंट्रलाइज सप्लाई रहेगा, तो हम बेड को फुल्ली यूटिलाइज कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये भी तैयारी हमारी दिमाग में अभी चल रही है। सर, बार बार लोगों की ये शिकायत आ रही है सदर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कि वहाँ पे ऑक्सीजन रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या आ जा रही है, वेंटिलेटर के इश्यूज़ हैं। तो एक्चुअल में क्या हालात हैं? पिछले दिनों एक डेथ भी हुआ था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये शिकायत खुले तौर पे कही गई थी। तो अभी वहाँ पे एक्चुअल स्थिति क्या है? रेगुलेटर पर्याप्त हैं? ऑक्सीजन की क्या सिचुएशंस हैं वहाँ पे? रेगुलेटर अभी नेक टू नेक है मैं कहूँगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास है पर्याप्त, उसमें कोई दोहमत नहीं है। लेकिन पेशेंट नहीं चाहता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हम जाए, क्योंकि उसका सप्लाई एक लिमिटेड रहता है, 5 लीटर्स पर मिनट या 8 लीटर्स मैक्सिमम पर मिनट पे जाता है। सिलेंडर का 15 लीटर्स तक जाता है, तो लोग सिलेंडर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि एक वीडियो जो वायरल हुआ था, वहाँ पे जो हमारी कमेटी है वहाँ पे गठित की, सिविल सर्जन, AC एंड वहाँ के सुप्रिटेंडेंट वगैरह, इन लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस मामले में जो व्यक्ति पेशेंट आया था वो ब्रॉड डेड था। ओपिनियन भी उनको बताया गया था बाहर, क्योंकि एडमिट करने से पहले उसको चेक किया जाता है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम जिसको बोलते हैं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका नाराज़ी था कि उनका कहना था कि आप कर ही लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, लोग आक्रोशित रहते हैं। हमारा भी इंटेंशन है कि उनको सुविधा उपलब्ध करा देना। और दूसरी बात है कि क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए DCH जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो है, बेतिया मेडिकल कॉलेज को डेजिग्नेट किया गया है। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको हम वहाँ रेफ़र करते हैं। और जो ICU हमारा है, वो ICU में जो वेंटिलेटर्स फंक्शनल हैं, बेसिकली उनका काम है कि स्टेबलाइज़ करना पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट्स को। और मोस्ट ऑफ द केसेस को जो है हम रेफ़र करते हैं बेतिया में, जो हाईली क्रिटिकल है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हायर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को किडनी का भी प्रॉब्लम होता है, अन्य डायबिटीज़ का होता है, तो कोमॉर्बिडिटी वाले जो लोग हैं उनको, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स एक साथ होने के चलते वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। कभी कभी PMCH, एम्स में भी यहाँ से रेफ़र किया जाता है। तो निश्चित ऐसा 1-2 बार हुआ भी है। और
पेशेंट के परिजनों से हमारी सांत्वना भी है और इस चीज़ को भी हम दुरुस्त करने जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम अपने बलबूते पर भी जो है वो हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स को भी यहाँ पे ट्रीट कर सके। उसके लिए इंडेंटिंग भी हमारे द्वारा हो गया है और कुछ वेंटिलेटर्स हम निश्चित यहाँ पे और भी लगाएंगे। अभी रनिंग कंडीशन में कितने वेंटिलेटर्स हैं ओवरऑल? क्योंकि एक और शिकायत आई कि ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर को जो चलाते हैं, जो उसको उस फंक्शन को समझते हैं, वो सदर अस्पताल में नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन? बेसिकली एनेस्थेटिक डॉक्टर होना बहुत आवश्यक है वेंटिलेटर्स लगाने से पहले, एंड ऑपरेटर भी ट्रेंड ऑपरेटर है। वेंटिलेटर इज़ अ हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट जिसको विदाउट प्रैक्टिस नहीं लगाया जा सकता है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इसका ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। तो अभी फ़िलहाल कंडीशन में 4 हमारे जो वर्किंग है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं और हम दिखा भी सकते हैं। और जो आईसीयू है इनमें हम बैपैप और सीपैप पे भी लोगों को रखते हैं जस्ट बिफोर द वेंटिलेटर जो होता है, ताकि जो है उनको अधिक मात्रा में और जो है ऑक्सीजन मिल सके। रनिंग में अभी कितने वेंटिलेटर? 4 रनिंग में है वेंटिलेटर्स। एक सवाल और है सर कि अभी जो इस तरह के महामारी के हालात चल रहे हैं, ऐसे में कालाबाजारी से जुड़ी कई तरह की खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन, रेगुलेटर और दवाइयाँ, तो इस पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? इस पर नियंत्रण के लिए ड्रग सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे है और ड्रग इंस्पेक्टर भी है और उनको दिशा निर्देश दिया है कि रैंडमली जांच करना है और वो रैंडमली जांच कर भी रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आप हमारे समक्ष रख देते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है, ट्रांसपेरेंट है, अगर मान लीजिए अभी आप बताते तो अभी हम उस पर्टिकुलर प्रतिष्ठान पे रेड भी करेंगे और उनको चेक भी करेंगे, तो वो लोग उसके डेडिकेटेडली अपॉइंटेड है विभाग के द्वारा। इसके अलावा भी आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी भी जो है आवश्यक खाद्यान्न जिसको बोलते हैं इसेंशियल कमोडिटीज़, उसके ऊपर प्राइस नियंत्रण के लिए उनको भी कहा गया है। सर, ग्रामीण इलाकों में अब जो है ये बढ़ रहा है, कोरोना पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे किस तरह का मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे मदद पहुँचाई जाएगी? क्योंकि अब जो है हालात गाँवों की तरफ ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है। ग्रामीण भाग में एक तो अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, तो पहले तो अवेयरनेस लाने के लिए जो अभी काम किया जाएगा उसमें आंगनबाड़ी के हमारे जो टीम्स है, जीविका के जो टीम्स है, विकास मित्र है, पंचायत सचिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह भी जो है पंचायत स्तर पे उनको भी हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है हमारा यहाँ पे जो होम आइसोलेशन पे लोग हैं उनके लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से हम फॉलोअप ले रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 3000 के करीब है, तो एवरी होम आइसोलेशन पेशेंट के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से नहीं पहुंचा जा सकता है, तो प्रखंड लेवल के कंट्रोल रूम से इसको पहुंचवाने के लिए बीडीओज़ और वहाँ के एमओआईसीज़ को निर्देश दिया गया है। आरबीएसके की टीम्स जो होती है हमारी, वो भी मोबाइल वैन से रैंडमली जो है होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के घर में जाती है और डेली का 50 का उनको टारगेट कहा गया है। उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है, एज़ पर द पेशेंट्स कंडीशन जो है। तो ये लोग अभी एक डायरेक्शन हमने दिया है कि जो है मेडिसिन्स जो है, एटलीस्ट कोविड की मेडिसिन जो है रात में भी लोगों को उपलब्ध हो सके, एटलीस्ट रात 10 बजे तक जो है। तो इस संदर्भ में व्यवस्था करने के लिए सिविल सर्जन को एक आधा घंटा पहले ही हमने बताया गया है। जनरली ऐसा पाया गया है कि ओपीडी ख़त्म होने के बाद जो है वहाँ पे स्टोर में दवाई नहीं मिलती है या कोई अटेंड डॉक्टर नहीं करता है टाइप से, तो वो भी नहीं रहे। तो ये तैयारी अभी हमने की है। पीएचसी लेवल पे भी जो है, जैसे डीसीएचसी में तैयारियाँ है, उनके भी सीसीसी कोविड केयर सेंटर्स को भी इसी तरह मजबूत हम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर्स का जो सप्लाई हमारा पुख्ता जब हो जाएगा तो वहाँ पे भी हम जो है बेड्स बढ़ाएंगे और वहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन सप्लाई हम उनको देने जा रहे हैं। अभी ब्लैक फंगस की भी बात आ रही है और कोविड का जो सिचुएशन है वो भी गंभीर बना हुआ है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप ज़िले वासियों से, और ये कोरोना का जो ये कहर है इस पर आपकी नज़र से कब तक लगाम लगता हुआ दिख रहा है? ब्लैक फंगस जो है उसको जो पेशेंट्स अभी वेंटिलेटर पे है या कॉन्स्टेंटली बहुत दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई पर है, एक चीज़ है कि आपको आपका जो मास्क है, आपकी जो पाइप है, उसको थोड़ा सा वॉश करना चाहिए
वो जो ह्यूमिडिफायर आप यूज़ करते हैं, जो वाटर उसमें रहता है वो मेडिकल वाटर रहे, वो डिस्टिल्ड वाटर रहे और उसको चेंज करना चाहिए। कई बार ये देखा जा रहा है कि पेशेंट या अस्पताल प्रबंधन के लोग जो है उसको चेंज नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर। ये एक मेन कारण है कि उसके थ्रू भी जो है ये हो जाता है। दूसरी बात है कि ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट है, उनको ये ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, स्पेशली क्लीनलीनेस और ये अपना म्यूकस लेवल जो अंदर का है वो देखना। पॉलिप्स वगैरह डेवलप होता है उसके बाद फंगस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो नेबुलाइजेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। एक चीज़ भी है कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई 24 आवर्स नहीं लिया जाता है, उसमें एक तो आपका लंग्स वीक होने की संभावना भी है, दूसरा जो है नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो हैम्पर हो जाते हैं। तो बीच बीच में जो मॉडरेट पेशेंट्स है उनको प्रोन पोजीशन में अपने आप को लाना चाहिए, साथ ही में 6 मिनट टेस्ट भी अपने आप को करना चाहिए, सो दैट कि एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वो बढ़े, क्योंकि कंटिन्यूस अगर लेंगे तो ब्लैक फंगस वगैरह का संभावना ज़्यादा बढ़ता है। और कोरोना को कहाँ तक हम देखते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स अ कंटिन्यूस बैटल। अगर एंशिएंट पीरियड से भी हम देखेंगे तो पहले प्लेग था, उसके बाद स्पेनिश फ्लू भी पहले आया था, उसके बाद कुछ साल पहले सार्स का भी एपिडेमिक का बात हुई थी। तो ये प्लेग, ये डिसीजेस जो है इट्स देयर। अब यह है कि हम लोगों का रिस्पॉन्ड कंटिन्यूसली होना चाहिए, तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो हम जो है सजग रहेंगे। जहाँ तक कोरोना का बात है, हर्ड इम्यूनिटी विल बी अ सोल्यूशन। अनदर थिंग इज़ दैट कि हम लोगों को जो है बेटर प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो म्यूटेशंस उसके हो रहे हैं तो उसके लिए तो लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसमें एनहांसमेंट करेंगे ताकि भविष्य में अगर कोई अन्य बीमारी आ जाए तब भी जो है हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी सिरसत कपिल अशोक का साफ तौर से कहना है कि सिचुएशंस जो जिस तरह के हैं उसमें तमाम सुविधाओं को इन्हांस करने की कोशिश हो रही है।